अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि आज प्रोग्राम किन के साथ है। शॉट्स आपने देखी, मैदान के हर तरफ सामने भी हैं, दाएं जानिब भी हैं, बाएं जानिब भी हैं और विकेटों के पीछे की तरफ भी। पाकिस्तान क्रिकेट में वनडे की कप्तानी इन दिनों कर रहे हैं अज़हर अली और आज के मेहमान अज़हर अली। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। किस तरह से देख रहे हैं एक नई जिम्मेदारी को और इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारियों में कितना इजाफा हुआ है? नहीं, एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है, उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो एक तो बहुत खुशी हुई थी जब ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और इसी कोशिश के साथ लगा हूँ कि जो भी दिन ब दिन अपनी परफॉर्मेंस में और टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आए, जो कि इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ। जिस तरह के हमारे पास नया टैलेंट ज़रूर मौजूद है हमारे पास और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो टीम देना शुरू करे। अच्छा, कप्तान बनने के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं उनमें इजाफा होता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल हो जाती हैं किसी एक कप्तान की तरजीहात में, जब वो किसी एक खिलाड़ी की तरजीहात में जब वो कप्तान बनता है? तो इससे पहले आप यकीनन टीम के लिए खेलते रहे हैं, आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी तवज्जो देते थे, लेकिन अब इजाफी चीज़ें क्या आई हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो देना पड़ती है, फोकस करना है, बातचीत करनी है? क्या चीज़ें ऐसी हैं? ये हर चीज़, काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप अपनी टीम से डिमांड करते हैं वो आपको पहले आई थिंक खुद करना चाहिए और ख़ुद करना पड़ता है और आई थिंक फिर ही आप अपने प्लेयर्स से डिमांड कर सकते हैं या टीममेट से डिमांड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आप जो भी अपने टीम से डिमांड करते हैं वो आपको खुद फुलफ़िल करनी चाहिए और मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी हो वो अपनी जो है वो पूरी एफर्ट करूँ, अपने प्रैक्टिस सेशन हो जाए, मैचेस हो, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर ख़ुद सबसे पहले उस चीज़ को करने की कोशिश करूँ। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो टीम है वो फॉलो करती है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ कप्तान बनने का है, अब आप कप्तान हैं, जब आपने क्रिकेट शुरू की तो कभी आपके जहन में था कि कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे? नहीं, ऐसा कभी ऑब्वियसली सब हर प्लेयर की एक ख्वाहिश ज़रूर होती है, लेकिन कभी ये खेलते हुए ये सोचा नहीं कि मैंने जो है वो लाजमी कभी मेरे जहन में आया हो कि मैंने इस तरह पाकिस्तान टीम की कप्तानी करनी है या हर वक्त इसी बारे में सोचता हूँ। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आती है और ये खुशकिस्मत होते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी होती है आपके ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर कि वो एक अपनी टीम को रिप्रेजेंट भी करे, उसको भी लीड भी करे उसको। तो आई थिंक ये चीज़ जो है कोई भी इंसान अपने आप से सोच नहीं पाता कि मैं किस वक्त कप्तान बनूंगा या कप्तानी मुझे मिलेगी भी कि नहीं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब आप खेल रहे होते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं वो किस्मत वालों को मिलती हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसमें मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये ऑनर मिली। अच्छा, ये एजाज़ आपको मिला है, कप्तान बनना यकीनन एक बड़ा काबिल फ़ख्र एजाज़ है। जब आप पाकिस्तान टीम में थे आपने देखा कई आप इस हवाले से खुशकिस्मत है कि आपको बहुत ज़्यादा कप्तानों के साथ नहीं खेलना पड़ा, मिसबाह के साथ या सलमान एक दो कुछ शाहिद आफरीदी के साथ भी मेरा ख्याल खेलना पड़ा। टीम के अंदर रहते हुए आपको कभी ये ख्याल आया कि कभी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? कभी आपने इसकी ख्वाहिश की या कभी सोचा इस मरतबा भी कि मैं अच्छी बैटिंग करता हूँ टीम के लिए तो कभी मुझे कप्तानी का मौका मिलेगा तो मैं टीम की फतूहात जो हैं उनमें बहसीत कायद भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना किरदार निभा सकता हूँ? इस किस्म की ख्वाहिश कभी दिल करता है इंसान का? कभी आप नहीं, देखें, अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए हर रोल के लिए। तो प्रिपरेशन में जब भी डोमेस्टिक में मुझे मौका मिलता था मैं उसमें पूरी इसी इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर अपने आप करता था कि
अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि कभी नहीं सोचा कि जो है वो कुछ अरसे बाद मुझे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। हमें मेरा यही फोकस होता था कि जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही होती थी उस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उसको कोशिश करता था कि मैक्सिमम यूटिलाइज़ करूँ। इसी तरह ही जब भी डोमेस्टिक में मुझे कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी, डोमेस्टिक टीम या सुईगैस की तरफ से हो या लाहौर की तरफ से हो, तो मैं पूरी कोशिश करता था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्न भी करूं और अपने आप को, अपनी गेम को भी एक्सेल करूं जितना पॉसिबल हो सके। तो ये मेरे माइंड में बस चलता था। और ये अंदाज़ा इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था कि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जो है वो ज़िम्मेदारी मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे अल्लाह के काम है। जब आई थिंक आपको तैयार रहना चाहिए। आप जिस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको वहाँ उससे जुड़ी हर चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखने की कोशिश हर वक्त करते रहना चाहिए कि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी मिले आप उसको निभाने की पोजीशन में ज़रूर हों। डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी, दबाव का ज़्यादा फ़र्क है या फिर अपनी अथॉरिटी का ज़्यादा फ़र्क आपको लगता है? आई थिंक कप्तानी आप किसी भी स्टेज पे कर रहे हो तो आई थिंक आपको एक तो नॉर्मल से ज़्यादा आप थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि एज ए प्लेयर तो आपने जस्ट जो भी आपको सिचुएशन दी जाए उसमें आप खेलते हैं, लेकिन आपने जब कप्तानी कर रहे होते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस को सोचना होता है, कंडीशंस को सोचना होता है और उसके हिसाब से फ़ैसले भी करने होते हैं। तो सम टाइम वो सही होते हैं, सम टाइम नहीं भी होते। तो आई थिंक कि एज ए प्लेयर आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती ज़्यादा, लेकिन एज ए कैप्टन आपको ज़ाहिर बात है कि कुछ कंडीशंस का आपको देखना पड़ता है कि जो है हमारी टीम को कितना इससे फ़ायदा हो सकता है, कितना हम इससे सफ़र कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है वो देख के सोच के करनी होती है। तो आई थिंक डिफरेंस ज़रूर होता है। अच्छा जी, दौरा बांग्लादेश आपकी पहली जिम्मेदारी थी, पहला इम्तहान था बैसियत कप्तान। उस जिम्मेदारी में बैटिंग की बाद में बात करेंगे। बैसियत कप्तान आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं? कामयाबियाँ नहीं मिली पाकिस्तान को। आई थिंक काफ़ी टफ टूर रहा वो। हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए एज ए टीम जिस तरह की हमें वहाँ पे करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली नो डाउट बांग्लादेश की क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, टीम काफ़ी इम्प्रूव कर रही है, काफ़ी अरसे से वो इकट्ठा खेल रहे हैं। हमारे कुछ लड़के कम बैक कर रहे थे, नए थे, लेकिन फिर भी आई थिंक मैं फील करता हूँ कि हमने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह हमारी एबिलिटी है, हमारे में टैलेंट है, उस तरीके की जो है वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। तो इसकी ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन जो अच्छी चीज़ ये थी कि प्लेयर्स के अंदर फाइटिंग स्पिरिट ज़रूर नज़र आ रही थी। लड़के लड़ रहे थे, परफॉर्म नहीं भी हो रहा था तो आई थिंक ट्राई कर रहे थे, सर नहीं गिराए उन्होंने इवन के लास्ट मैच तक। तो आई थिंक ये पॉजिटिव्स भी काफ़ी थे, लेकिन ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट था वो ख़िलाफ़ तवक्को भी था। और हमारी जो टीम थी जिस तरह की थी, बेशक नए लड़के थे या कुछ कम बैक कर रहे थे, लेकिन स्टिल उनमें इतनी एबिलिटी ज़रूर मौजूद थी कि बांग्लादेश को वहाँ पे बीट करता है। अच्छा, क्या आपने कहा कि बांग्लादेश की टीम बेहतर हो रही थी, वो काफ़ी सारे लड़के उनके कुछ टाइम से ज़रूर साथ खेल रहे थे। हमें जो कम बैक भी प्लेयर्स ने किया, फिर नए खिलाड़ी भी डाले गए, आपके ख्याल में टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया ठीक, या क्लिक नहीं कर सकी टीम जिस वजह से जो नताइज थे वो खिलाफ तवक्को रहे? नहीं, देखें, क्लिक ज़ाहिर बात है क्लिक नहीं कर पाया। आई थिंक प्लेयर्स जितने भी इसमें हैं जो भी टीम के साथ गए थे वो सारे लड़के परफॉर्मर, या तो वो डोमेस्टिक में परफॉर्मर थे जो नए आए थे, ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग लड़के कम बैक कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी काफ़ी परफॉर्म किया हुआ था। ठीक, तो आई थिंक जो नए लड़के आए तो उन्होंने तो काफ़ी आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन जो शायद कम बैक कर रहे थे शायद उस तरह वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाए। आई थिंक मेरे जहाँ तक ख्याल है कि थोड़ा सा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर बात है यही प्लेयर हैं, आगे खेलना है उन्होंने। आई थिंक जितना वो खेलते जाएंगे, परफॉर्मेंस आहिस्ते से देते जाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन करते जाएंगे, तो यही लड़के जो हैं वो एक ज़बरदस्त टीम में मतलब तब्दील हो जाएगी टीम। ठीक है। अच्छा जी, आप जब पहले टूर पे गए बैसियत कप्तान, ये तो कभी भी नहीं सोचा होगा कि 3-0 सीरीज़ हार जाएंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि परफॉर्मेंस जिस तरह की हमने वहाँ पे रिज़ल्ट्स आए उस तरह की तो बिल्कुल तवक्को भी नहीं थी। और
और डिसअपॉइंटमेंट भी ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली जो है वो रिज़ल्ट जो 3-0 हुआ वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो बस ये है कि अब आगे देखना है उसको, जारी बात है उसको भुलाने की कोशिश करेंगे जितना। बांग्लादेश पहला, जिम्बाब्वे दूसरा। आप 2010 में डेब्यू करते हैं पाकिस्तान की तरफ से और 5 साल के बाद आपको पहला मौका मिलता है कि आप अपने होम ग्राउंड पर अपने क्राउड के सामने खेलते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ कारकर्दगी कैसी देखते हैं बहैसियत कप्तान, और फिर टीम पे भी बात करेंगे। आई थिंक सबसे पहले तो कई लड़कों के लिए बड़ी एक इमोशनल मोमेंट था कि पाकिस्तान के अंदर पहला मैच खेल रहे थे। काफ़ी सारे लड़के ऐसे थे। उसके अलावा काफ़ी 6 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट लौट रही थी और बड़ी एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर भी, जो कि आपको देखने को मिली ग्राउंड के, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर। आई थिंक हर जगह इसकी एक्साइटमेंट थी। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी क्रिकेट पे इंशाल्लाह आगे पड़ेगा, क्योंकि बहुत अरसे से ये चीज़ मिस हो रही थी। तो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी इस लिहाज से भी, और जीतना भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमारे जो है वो काफ़ी टाइट हमारे लिए सिचुएशन है। तो आई थिंक जीतना भी बहुत ज़रूरी था, और मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसकी लिहाज से ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने जैसे पहले कहा कि काफ़ी अर्से बाद सीरीज़ हो रही थी एक अच्छे तरीके से। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने सीरीज़ को जो है वो पुरअमन तरीके से सारा जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे बड़े अच्छे, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आई थिंक सबको क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक जिम्बाब्वे क्रिकेट को तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आई थिंक ये स्टेप उठाया पाकिस्तान के अंदर आने का, पाकिस्तान में क्रिकेट को रिवाइव करने का। तो आई थिंक ये हर लिहाज से सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और बड़े अच्छे आई थिंक इसके इम्पैक्ट्स होंगे आगे। अच्छा, आपने कहा कि जिम्बाब्वे पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, इसका क्रेडिट देना चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कमज़ोर टीम थी, इस पे बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, आप समझते हैं कि जो आपने टारगेट सेट किया था, यकीनन आप करते होंगे हर सीरीज़ से हमने ये कुछ लेना है, ये चीज़ें हैं जिनको अचीव करना है। अगेंस्ट जिम्बाब्वे खेलते हुए होम सीरीज़ में आपने जो चीज़ें सेट की थी अपने लिए एज इंडिविजुअल, एज कैप्टन, एज टीम पाकिस्तान, उनको किस हद तक हासिल करने में कामयाब रहे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको 100% तो नहीं हम उसको टारगेट को अचीव कर पाए। ऑब्वियसली टाइम, जैसे मैंने कहा कि लगेगा। ठीक है। इन चीज़ जब आपकी टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही होती है, टाइम लगता है। वो काफ़ी बहस उस पर हो सकती है। कई लोग कहते हैं ये कब तक जारी रहेगा। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं जब भी ये शुरू होता है, और फिर वो 2 सीरीज़ों बाद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो पेशेंस नहीं है हमारे ना कल्चर में, पेशेंस नहीं है। हम 2 सीरीज़ 19-20 होते हैं तो हम जल्दी मतलब वापस वो प्रोसेस से निकल जाते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। आई थिंक उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मतलब रीबिल्डिंग प्रोसेस को शुरू करने और फिर उसको मुकम्मल करने में टाइम लगता है। आई थिंक आप अगर दूसरी टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें या बाकी बड़ी टीमें हैं, जब भी वो थोड़ा सा उनके प्लेयर्स जाते हैं, नए प्लेयर्स आते हैं, तो उसको वो थोड़ा सा टाइम देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पूरा 1 साल जो है वो काफ़ी सारी सीरीज हारी, और उसके बाद ये ज़्यादा उन्होंने इससे ज़्यादा टाइम लगाया। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद और जब उनके ग्रेड्स एक एक करके निकलते गए हैं, जी, तो वो दोबारा टीम अब खड़ी हुई है। उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। 2011 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला यहाँ पे, वो भी, उसमें भी उनकी कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। फिर वो निकलते गए, प्लेयर्स अब खड़े हुए हैं। ये तो बात ठीक है कि हमें उसके लिए रीबिल्डिंग प्रोसेस के लिए पेशेंस की ज़रूरत है और उसको रखना चाहिए हर जगह पर। बिल्कुल। और दूसरी अगर चीज़ देखी जाए, उनमें फिर भी प्लेयर्स के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता। उनके जो प्लेयर्स नहीं भी आते हैं वो भी इतना अंडर प्रेशर नहीं खेलते जितना शायद हमारे प्लेयर्स जब भी टीम में आते हैं तो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, या कम बैक कर रहे होते हैं, जितना उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उस स्टेज के बाद उनको वापस वहीं डोमेस्टिक में जाना होता है, जो कि वो उनका फियर होता है कि फिर हम काफ़ी अर्से के लिए बाहर हो जाएंगे। तो आई थिंक उस लिहाज से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, और इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो अच्छी तरफ, मतलब थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन।
और जो एक मेरे ख्याल में हमें सबको एक पेज पे होना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। उसमें हर जो है वो हर लोग का, सब लोगों का जो है वो एक रोल है, उसको वो प्ले करेंगे तभी ये जो है वो ठीक है। रीबिल्डिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको व्यूअर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर अजहर अली से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कॉमिक क्रिकेट टीम के वनडे फॉर्मेट के कप्तान अजहर अली से। अजहर साहब, रीबिल्डिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान को रीबिल्डिंग प्रोसेस की ज़रूरत थी, और बैसियत कप्तान आपके ख्याल में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? अगर हम नए खिलाड़ियों को डालते हैं तो उनके अच्छी बुरी कारकर्दगी के लिए हमें पहले से जहनी तौर पर तैयार रहना होगा। आप समझते हैं कि एक आर्गूमेंट ये है कि ज़्यादा नए लड़के डाल देने चाहिए, एक ये है कि मिक्स चलना चाहिए, एक ये है कि अभी हमें जिनकी ज़रूरत है, जो परफॉर्म कर सकते हैं या जो डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, भले वो सीनियर्स हैं, उनको भी साथ रखना चाहिए। आई थिंक जो हमारा इस वक्त सिनेरियो है चैम्पियंस ट्रॉफी का, अगर आप देखें तो हमें अगली 2 सीरीज़, मतलब अगली जो श्रीलंका सीरीज़ भी है वो भी जीतनी है। तो आई थिंक इसके साथ साथ अभी हमें कुछ अर्सा इसका भी देखा कि सीनियर प्लेयर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम अगली सीरीज़ अगर खुदा न खास्ता अगर हम नहीं जीतते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। उसके अलावा ये भी है कि अगर सीनियर प्लेयर साथ होंगे तो जो जूनियर्स या यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी लर्न करेंगे और उसको ज़्यादा जल्दी वो ग्रूम हो जाएंगे। ठीक है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जूनियर्स प्लेयर्स को अंदर टीम में इंडक्ट कर रहे हैं तो साथ साथ उनको ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर्स का भी उनके अम्ब्रेला हो कि वो उसके अंदर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन में खेल सके। ठीक है, ठीक है। मतलब उनके सीनियर साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? बिल्कुल। मतलब कि आप ये आगे आपके पास ज़्यादा जो है वो देखिए मिसबा भाई के जाने के बाद या यूनुस भाई अभी रिसेंटली वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे, उसके अलावा शायद भाई नहीं है और सईद अजमल भी नहीं है, उनका बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान टीम को। इनके जब जाने की वजह से ना एक बहुत बड़ा खला है। ठीक है। तो आई थिंक अगर हम बहुत ज़्यादा जूनियर प्लेयर्स सारे ही इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर शायद उस तरह का कॉन्फिडेंस वो ना गेन कर सके, नताइज भी खराब हो सकते हैं और जो जूनियर्स हैं उनको वो एतमाद भी नहीं मिल सकता जो सीनियर्स की मौजूदगी में मिल सकता है। आपने कहा जी कि हर किसी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी वाकई और टीम मैनेजमेंट सब अपनी अपनी जगह पर, आप कप्तान का भी इनपुट अच्छे तरीके से लेके उसकी भी बात मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ये होती है कि टीम कहीं और बनती है, ना उसका कप्तान के साथ कोई ताल्लुक है, ना कोच के साथ ताल्लुक है। सिलेक्शन कमेटी ये कहती है कि हम सबका इनपुट लेते हैं, हाथमी फैसला हमने करना, लेकिन हम कप्तान की राय लेते ज़रूर हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। आई थिंक राय अभी तक 2 टीमें बनी है, राय ली गई है और ऑब्वियसली इन दी एंड फैसला जो है वो तो सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है, लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ पे एडमिट करूँगा कि वो ज़रूर इनपुट लेते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो आई थिंक सेम जो है कि सेम पेज पे हम होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। और ज़ाहिर बात है उनकी भी अपनी एक वर्किंग होती है, उन्होंने भी वर्क किया होता है, तो आई थिंक उनके जो इन दी एंड टीम सिलेक्शन होती है तो उसको भी ज़ाहिर बात है वेट देना चाहिए। आई थिंक सब मामला अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रहे हैं और सबका एक ही क्या नाम लेते हैं मकसद है कि जो है वो बेस्ट टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट की जाए और जो कि जीते भी और साथ साथ हम जो है वो यंगस्टर्स को ग्रूम कर सकें। मतलब टीम ऐसी सिलेक्ट की जाती है कि सबका एक ही मकसद है कि ऐसी टीम सिलेक्ट की जाए जो ना सिर्फ हाल में कारकर्दगी अच्छे नताइज ले, बल्कि उसके साथ साथ जो मुस्तकबिल में मैचेस हैं या जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है उसके ऊपर भी पूरी उतरती हो। और सबसे ज़्यादा यही है कि आगे मुस्तकबिल में हम, क्योंकि ये अगर ना होता शायद चैम्पियंस ट्रॉफी का तो शायद थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से होते, लेकिन एक मेन मकसद हम सबका यही है कि जो है वो फ्यूचर के अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए भी तमाम चीजों को बुरुएकार लाना है और उसके साथ साथ जो हमने फ्यूचर की टीम तैयार करनी है वो भी सामने है, उनके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो फिर हम हमेशा ये होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट करीब आ जाता है फिर हम कहीं जा नहीं सकते, फिर हमें उसके लिए फोकस करना पड़ता है। तो यही बेस्ट टाइम होता है जब जो वर्ल्ड कप है, जैसे अभी 4 साल दूर है, तो उसके लिए अभी से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे,
प्लेयर्स को बनाएंगे तो आई थिंक उस वक्त तक जाके जो है ना वो फिर एक ऐसी टीम होगी कि फिर आप जो है ना उस पर बैंक कर सकेंगे। उनके जो सारे के सारे प्लेयर्स होंगे वो इतने मैच्योर हो चुके होंगे और इतने कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई हो चुका होगा कि वो दुनिया में जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनके साथ कम्पीट भी कर सकेंगे और उनको जो है वो हरा भी सकेंगे। अच्छा सर, ये जो गुफ्तगू मीडिया पर होती है सिलेक्शन के हवाले से, बाज़ लोग ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जगह से खिलाड़ियों के लिए एक बाकायदा तौर पर मुहिम जोई की जाती है कि इनको टीम में होना चाहिए, इनको टीम में होना चाहिए, इनको, वो कप्तान के ऊपर भी दबाव आता है उस हवाले से। आपके ख्याल में वाकई को टारगेटेड चीज़ें होती हैं और खिलाड़ियों के लिए टारगेटेड चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं? देखिए मैं कभी भी मैंने इस चीज़ को इस तरह इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि कभी इसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की आई थिंक। लेकिन थोड़ा समटाइम जो चीज़ें बयान की जाती हैं मीडिया के ऊपर, आई थिंक वो समटाइम बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो इसमें कई दफ़ा उसमें सदाकत नहीं होती है। आई थिंक होता ये है कि जो प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है तो वो समटाइम बुरा बन जाता है, और जो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होता वो अच्छा बन जाता है कि जब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था तो मैं बहुत अच्छा था, ठीक है, जब मैं सिलेक्ट हो गया तो फिर 1000 चीज़ें ख़राब निकलें। तो आई थिंक ये होता है कि वो एक ही प्लेयर होता है, उसको वो जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा होता है, तो जब तक वो नहीं आता बेचारा टीम में उस तक उसको काफ़ी सपोर्ट भी किया जाता है। जब वो आता है और एक मैच में उससे परफॉर्म नहीं होता तो साथ ही उसकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी ये मैं नहीं कहता कि किसी को भी आप जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आई थिंक उसमें आप अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स को अगर आप प्रमोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको सपोर्ट भी उसी तरीके से करें ताकि वो जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट को भी सामने रखें। आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा एक जो है ना जैसे बैलेंस रखना चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो बस यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब प्लेयर्स नहीं होता है टीम में तो वो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर होता है, जब टीम में आ जाता है तो वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पता नहीं उसमें एबिलिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद रही है, आप उस सारे अमल का हिस्सा रहे हैं जिस टीम में मिसबाहुल हक थे। अब आपका एक किरदार ये चेंज हुआ कि आप एक कप्तान बन गए, उसके साथ एक किरदार ये चेंज हुआ कि आपकी पोजीशन बैटिंग ऑर्डर जो है वो ओपनिंग पर आ गया। आप किस तरह से देख रहे हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि मिसबाह रन्स करते रहे, पाकिस्तान ही नहीं इस खित्ते के सबसे कामयाब बल्लेबाज बने, और उनके ऊपर उस हवाले से साथ साथ उनके साथी कैरेक्टर्स, साथी मतलब उनसे पहले सीनियर कैरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज उनको नहीं मिले। बैटिंग स्टाइल वो भी ज़रा थोड़ा रुक के टाइम लेके, वक्त की ज़रूरत थी उसको भी, और वो एक अलग बहस है। आप पर भी वो सब कुछ हो सकता है। देखिए, जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है ना वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आता है। आई थिंक जो भी सही बात होती है ना, और मतलब कि आपको समटाइम बुरी भी लगती है, लेकिन अगर आपको इनसाइड फीलिंग होती है कि बात ठीक हो रही है, ठीक है, तो वो आप जो बात ठीक होती है वो आपको हमें एज ए प्लेयर हम उसको एडमिट भी करते हैं और उस पर वर्क भी करते हैं। ठीक, तो आई थिंक जो बात ठीक है वो चाहे आपको बुरी लगे चाहे नहीं लगे, वो आपको लेनी चाहिए, आपको उसको जो है एडमिट करना चाहिए, और उसको कम से कम आपको रियलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ भी बात ठीक हो रही है। उसमें आपको रिएक्शन देने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, और ना कि वैसे भी किसी चीज़ की रिएक्शन आई थिंक देना चाहिए। अब बात ये है कि समटाइम कुछ चीज़ें होती हैं स्पेशली जो हर्ट होती हैं, वो होती हैं जो टीम के बारे में की जाए। जब आपके टीममेट्स के साथ इन्वॉल्व करके आपको बात कीजिए, उस पर आपको ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअली तो आप कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें तो जो है ना फेस करनी चाहिए, और आप उसको पॉजिटिवली लें तो आपके उसमें कई सारे आपके फ़ायदे भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एज ए टीम कभी समटाइम टीवी पे आपको अक्सर सुनने में खबरें जो मिलती हैं उसमें मतलब कि आप हैरान हो जाते हैं समटाइम सुन के कि ये चीज़ें कही जा रही हैं जो कि जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उसमें फिर थोड़ा सा जो है वो गुस्सा चढ़ता है, और उसमें फिर वो जिसको कहते हैं ना कि वो पेशेंस आप थोड़ा सा लूज़ करते हैं। बिल्कुल। कितने अखबारात पढ़ते हैं और कितना टीवी देखते हैं? नहीं, जब टूर्स पे होते हैं तो फिर तो जो है वो ना मौका मिलता है ना देखते हैं। अच्छा। बहरहाल जब वो जैसे मैंने पहले कहा ना, कोई चीज़ ऐसी एज टीम के बारे में या टीम
के प्लेयर्स के बारे में, ड्रेसिंग रूम के बारे में आ जाती है, जो जिसमें होती नहीं है वो जारी बात है सुनने को जरूर पहुंच जाती है कि जी यहाँ पे ये बात है। तो हम खैर कई दफ़ा तो एक दूसरे को देख के हम हंसते हैं कि यार ये क्या बात चल रही है। लेकिन ये है कि उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है फिर आई थिंक। लेकिन ये है कि उसके अलावा कोशिश यही करते हैं कि जितना फोकस करें गेम के ऊपर वो कोशिश यही होती है। अच्छा जी, जिम्बाब्वे बांग्लादेश 2 टूर्स, अब हम श्रीलंका पे जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने, मेरा ख्याल आपको 3-2 से कम जीतना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसका जो एक और मरहला है वो ये है कि हम 3-2 से श्रीलंका के ख़िलाफ़ जीते हैं। क्या चीज़ें आपके ख्याल में उस टूर के ऊपर जिस पे आप अभी जा रहे हैं, चंद दिन, कल आप मंडे को आप चले जाएंगे, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? बॉलिंग में बेहतरी की ज़रूरत है, बैटिंग में बेहतरी की ज़रूरत है, फिटनेस लेवल में बेहतरी की ज़रूरत है, फील्डिंग में बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, श्रीलंका हमेशा से जब भी आप श्रीलंका जाते हैं तो वो टफ़ कंडीशंस होती हैं किसी भी टीम के लिए। तो आई थिंक वो एक वैसे ही एक आपके लिए चैलेंज है एज पाकिस्तान टीम के लिए। उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि पहले बांग्लादेश थी, जिम्बाब्वे थी, उसके बनिस्बत काफ़ी जो है वो बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उसमें ये है कि जो भी जैसे बैटिंग, यहाँ पे बैटिंग विकेट्स थी, बॉलर स्ट्रगल कर रहे थे। ये अच्छी चीज़ है कि बैट्समैन यहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन करके जा रहे हैं। जब आप कॉन्फिडेंस गेन करके जाते हैं तो थोड़े से टफ कंडीशंस भी आए तो आप थोड़ा सर्वाइव करते हैं और रन्स करते हैं। और मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारी बैटिंग इसी तरह उधर जाके परफॉर्म करे और इसमें बेहतरी लाए। उसके अलावा जारी बात है थोड़ा सा बॉलिंग में हमारी इंजरीज़ थी, होपफुली वो वापस आएंगे प्लेयर्स जो कि इंजर्ड थे, ठीक है, फिट हो जाएंगे। उस बॉलिंग में डेफिनेटली हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली जब डेप्थ बॉलिंग में हमारे काफ़ी स्ट्रगल किया हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी। इंशाल्लाह यही बॉलर्स हैं, उसमें हमारे जो प्लेयर्स जो अनफिट थे वो भी वापस आ जाएंगे। तो यही बॉलिंग अटैक इंशाल्लाह। अच्छा, बॉलिंग आपने जो कहा है कि हमें बॉलिंग में मसला दरअसल इंजरीज का है, फिटनेस का है, इंजरीज का। उसके अलावा जो लड़के कम बैक कर रहे थे वो भी इंजरीज से ही ऑलमोस्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो वो काफ़ी टफ था उनके लिए भी एकदम कम बैक करना, और काफ़ी सारी इंजरीज के बाद दीगरे हो गई, और जो प्लेयर्स कम बैक किए वो भी ऑलमोस्ट फर्स्ट सीरीज पहली एक दो सीरीज थी। तो आई थिंक वो टाइम बाय टाइम होपफुली श्रीलंका तक हमें काफ़ी रिकवर हो जाएगा। बॉलिंग में बहुत इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी, और फील्डिंग ऑब्वियसली हम अगर देखी जाए जिम्बाब्वे और बांग्लादेश दोनों सीरीज़ में हमने बहुत सारे चांसेस मिस किए। ठीक है। तो एज ए टीम हमें जो है ना वो अपनी फील्डिंग में परफॉर्मेंस है। इसमें ये मैं आपको ऐड करता हूँ जो कि कोई भी जो हमारी प्रैक्टिस रूटीन्स हैं या हमारे बाकी रूटीन्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक। आई थिंक हम थोड़ा सा ना मैच के दौरान समटाइम फोकस जो है वो या कंसंट्रेशन थोड़ी सी जब लूज़ करते हैं तो हम चांसेस मिस करते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की सीरीज़ में हमारी ओवरऑल फील्डिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन मेरे ख्याल में हमने जो क्रूशल चांसेस हैं वो ज़रूर मिस किए। वो हम किसी भी मैच में अगर करेंगे तो आई थिंक बहुत मुश्किल होता है कि अच्छी साइड को आपको बीट कर। इंजमाम ये कहा करते हैं जी कि ये जो आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, ये कोई चीज़ नहीं होती। चीज़ ये होती है कि आपकी तवज्जो तकसीम हो जाती है। बिल्कुल, आप उतनी यकसुई के साथ खेल नहीं पाते जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते। आपका भी मेरा ख्याल यही मानना है कि अगर फील्डिंग प्रैक्टिस पूरी होती है, तमाम रूटीन बड़ी अच्छी है, लेकिन जब ग्राउंड में होते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, आपका फोकस कहीं ना कहीं से हटता है। तो ये देखिए जब से ये नए लड़के आए आई थिंक फील्डिंग साइड हमारी बहुत बेहतर नज़र आ रही है। देखने में अगर आप देखें एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, डाइव्स मारते हैं, रन सेव भी करते हैं। मसला सिर्फ थोड़ी सी ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आई हैं वहाँ पे हमने उसको वेल नहीं किया। ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ये इन कमिंग फ्यूचर ये फील्डिंग जो ऐसी चीज़ है मैं चाहता हूँ कि ये सबसे जल्दी हमारी इम्प्रूव हो। बाकी चीज़ें तो साथ साथ, क्योंकि इतनी यंग साइड के साथ मेरे ख्याल जो एक्सपीरियंस प्लेयर भी मौजूद हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त फील्डर है। तो इतनी अच्छी फील्डिंग यूनिट के होते हुए आई थिंक हमें बहुत जल्दी इसको जो है ना ओवरकम करना चाहिए। चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारा फिटनेस का मयार सबसे कम तर है। मेरे ख्याल ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक फिटनेस में बाकी टीमें बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं। ठीक है। हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं। इसमें आई थिंक काफ़ी वजूहात ये भी हैं कि हमने हमारा जो स्ट्रक्चर है
फ्रॉम जो यंग ग्रास रूट से। देखिए स्कूल लेवल पे हमारी कोई स्पोर्ट्स नहीं है अब, बहुत कम स्कूल्स हैं जो कि स्पोर्ट्स करवाते हैं, और आई थिंक उसका बहुत बड़ा रोल है कि जब तक प्लेयर टीम के अंदर आप ही के शहर में भी एक स्कूल का टूर्नामेंट शुरू हुआ पड़ा। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये बड़े अरसे बाद कोई एक मतलब स्कूल लेवल पे एक टूर्नामेंट शुरू हुआ है जिसको बाकायदा रीजन देख रहा है। देखिए एक तो स्कूल लेवल पे क्रिकेट हो और उसके साथ उसमें कोचिंग भी जाए। ठीक है। आई थिंक अगर प्रॉपर कोचिंग स्कूल लेवल चीज़ थी। बाबर आजम अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट समी को भी बांग्लादेश में समी को भी खिलाया, उसने भी पोटेंशियल शो किया था। आई थिंक ये इंकरेजिंग साइन है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जो है वो टेम्परामेंट शो कर रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि जो प्लेयर्स अभी कम बैक किए वो होपफुली जल्दी अपनी फॉर्म गेन कर जाएंगे। ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो इस लिहाज से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि जो लड़के नए आ रहे हैं वो उनके अंदर टेम्परामेंट मौजूद है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंडर प्रेशर जब आप टेम्परामेंट शो करें उस वक्त परफॉर्म करें। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग साइन होता है किसी भी टीम के लिए। अच्छा, बहसियत ओपनिंग बल्लेबाज एक बात ये की जा रही है कि ये चूंकि इजी पिचेस हैं, यहाँ पर अज़हर चल के खेलेंगे, रन्स कर लेंगे, शफल कर लेंगे, आसानी से रन्स कर लेंगे, लेकिन टफ कंडीशंस में जाएंगे तो वहाँ पर ये वाली टेक्निक के साथ चल नहीं सकते, मुश्किल होगा। आप पाकिस्तान की टीम कहीं भी जाए सीरीज़ खेलने के लिए, वनडे मैचेस के लिए, ये तय हो चुका कि अज़हर ओपनिंग करते ही नज़र आएंगे। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि टीम का जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर भी सेट होता है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि जो ओपनिंग मैंने स्टार्ट किया पाकिस्तान के लिए ओडीआई में, और मैं पहले भी जो है पाँच इनिंग्स में मैंने कैप्टन बनने से पहले भी ओडीआई में ओपन की थी, उसमें भी मेरी 60 की एवरेज थी, और श्रीलंका में जो सीरीज़ हुई थी लास्ट टाइम उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ था, उसमें भी ओपन की थी मैंने। यह कि कोशिश करूँगा कि उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करूँ, और परफॉर्मेंस से ही हर चीज़ को आप कर सकते हैं। आई थिंक मैं यहाँ बैठ के इस वक्त कहूँगा जी मैं बहुत परफॉर्म करके सबका ये मतलब कि क्रिटिक्स को अब रॉन्ग प्रूव करूँगा। मैं आई थिंक मेरा फोकस ये होता है कि जब भी जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिले उसके अंदर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। लेकिन ये इतनी रंजे कैसे कर ली आपने? देखिए ये तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि देखिए प्रेशर तो डेफिनेटली हर प्लेयर पे, मेरा एक कप्तान तो मैं था लेकिन कम बैक भी था मेरा, तो एक प्रेशर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम मैनेजमेंट की तरफ से, पीसीबी की तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया गया। उसके अलावा ख़ुद भी मैंने ये अपने डिसाइड किया था कि जो बात मैं कर रहा था कि अपने हमें एज ए बैटिंग यूनिट हमें दुनिया की जो है वो पेस जिस तरीके से वो खेल रहे हैं हमें उसको मैच करना पड़ेगा। शायद हम जल्दी ना कर पाए, इतनी जल्दी ना कर पाए, लेकिन ग्रेजुअली हमें वहाँ पहुँचना है, तभी हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है। तो फिर वो भी मेरे जहन में था कि मैंने जो टीम से डिमांड की है मैंने खुद भी वही करना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे भी यही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं आजकल की क्रिकेट की उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कंडीशंस का डेफिनेटली डिफरेंट होती हैं, हर आप जिस मुल्क में भी जाएं डिफरेंट कंडीशंस हैं। ठीक है। तो कोशिश यही होगी कि जो कंडीशंस हो उसके हिसाब से बैटिंग की जाए, बाकी परफॉर्मेंस जो है वो इंशाल्लाह खुद ब खुद होगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अज़हर को कप्तान इसलिए बना दिया गया कि वो खामोश हैं और आसानी से बात मान जाएंगे, क्रिकेट बोर्ड अगर कुछ कहेगा वो भी मान जाएंगे, कोच जो कुछ कहेगा वो भी मान जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी कुछ कहेगी तो वो भी मान जाएंगे। तो मैं खामोशी रहूँ इस बात पे? नहीं, ये जिनके ख्यालात हैं वो अब मैं यहाँ बैठ के इसको प्रूव कर नहीं सकता कि कोई चीज़। आई थिंक थोड़ा वक्त में सारी चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह, अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, सारी जो सवालात लोगों के दिनों में हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सवालात के जवाबात वक्त आने पे या वक्त जवाब देगा? मैं यहाँ बैठ के किसी चीज़ को प्रूव तो नहीं कर सकता। अच्छा, खिलाड़ी कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। आई थिंक प्लेयर्स बड़े जब से मैं कप्तान बना हूँ प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, टीम मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट के बगैर जो है वो कुछ पॉसिबल नहीं है। आगे भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी सपोर्ट मुझे हासिल होगी और
मेरी सपोर्ट भी डेफिनेटली उनके साथ है। इंशाल्लाह आपको नियर फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने एक कामयाब कप्तान भी बनना है, आपने एक अच्छा बल्लेबाज भी बनना है, आपने एक अच्छा टीम मैन भी बनना है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह मुमकिन हो सकती हैं? आई थिंक आप अच्छे टीम मैन हो तो सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। आई थिंक बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आप टीम मैन हो तो आप अच्छे बैट्समैन भी बन जाएंगे, अच्छे कप्तान भी बन जाएंगे और अच्छे एवरीथिंग विल फॉल इन द राइट प्लेस। मुस्तकबिल में लोग देखेंगे कि आप अपनी बॉलिंग के जौहर भी दिखाते नजर आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। मुस्तकिल बुनियादों पर या फिर पार्ट टाइम? नहीं, देखें कोशिश यही होगी मुस्तकिल बुनियादों पर, लेकिन पार्ट टाइम टीम को फायदा हो जाएगा, एक बॉलर इजाफी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अभी तो लोग ये कहते हैं कि जो एक कुदरती लूप है ना, वो जो लेग स्पिनर की बॉल में और जो स्पिन मिलता है वो अजहर अली में है, रिस्ट में कलाई में स्पिन भी है और लूप भी है। जी जी इंशाल्लाह। देखें अभी तो लकीली जिम्बाब्वे सीरीज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो हम पहले टीम बनाई थी 9 बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास हुए, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके ऐसी टीम बने जिसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो, जो कि बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें। तो आई थिंक कि हम लकी हैं कि फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शंस हैं, और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ऑप्शन भी ज़्यादा करूँ। अच्छा, जब कप्तान बनने के बाद इंसान को लोग ज़्यादा नाराज़ होना भी शुरू हो जाते हैं। अब आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि हमने सिर्फ मैचेस ही नहीं खेलने हैं, हमने मुस्तकबिल की एक अच्छी टीम भी तैयार करनी है। उस टीम के लिए हो सकता है मुस्तकबिल में आपको सख्त फैसले भी, अपने करीबी लोगों के बारे में भी सख्त फैसले करना पड़ते हैं, जो आपके बड़े अच्छे कलीग्स होते हैं उनके बारे में भी सख्त फैसले करना पड़ते हैं, तो ज़हनी तौर पर आपने तैयारी शुरू कर दी है? देखिए ऑब्वियसली आप अगर देखें 15 की टीम सेलेक्ट होती है तो ऑब्वियसली काफ़ी लड़के मिस भी होते हैं, और जो लड़के टीम में आते हैं वो भी अच्छे होते हैं, तो आई थिंक वो तो फैक्टर रहता है। लेकिन ये है कि आई थिंक लड़के माशाल्लाह जितने अच्छे हैं आजकल के, वो इतना वो फील नहीं करते। देखें 2 साल तक मैं टीम से बाहर रहा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया कि क्यों मैं बाहर रहा। आई थिंक उसमें जो सिचुएशन थी टीम की, जो प्लेयर्स खेल रहे थे ऑलरेडी, वो शायद उसमें मैं शायद फिट नहीं होता था। तो इसी तरह आई थिंक हर प्लेयर अंडरस्टैंड ज़रूर करता है कि अगर उसको वो नहीं खेला या नई टीम में आया तो उसको डेफिनेटली वो किसी तरीके से शायद फिट ना रहा हो, उसमें शायद कोई पॉजिटिव वजह ही हो। इतनी अच्छी सोच हर बंदे की तो नहीं हो सकती ना जी। लेकिन फिर वो ये कि आप कोशिश ही कर सकते हैं कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि देखें ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इन दी एंड जो 15 लड़के ही सिलेक्ट होते हैं या 16 लड़के सिलेक्ट होते हैं, कभी 14 लड़के सिलेक्ट होते हैं और 11 खेलते हैं, तो ये क्रिकेट का रूल है, वो फॉलो तो होता ही रहेगा, और उसमें लड़के मिस भी होते रहेंगे, और बस ये दुआ है कि कोई नाराज़गी का फैक्टर किसी में भी ना आए। कितनी फ़ोन कॉल्स में की तादाद में इजाफा हुआ कप्तान जी, साड़ा ख्याल रखना? नहीं, कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं। आई डोंट थिंक सो कि आजकल के लड़के ये बिलीव करते हैं कि आप किसी तरह इस जो है वो इस तरह के फैक्टर्स को जो है वो रखा जाए। आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी रूटीन्स को जारी रखें, अपने प्रिपरेशन जारी रखें। देखें मौका आता है, मौका मिलता है आपको अगर आप हार्ड वर्क करते रहें, और वो आपकी कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि जब आपको मौका मिले तो आप इतने रेडी हों कि वो उस चांस को वेल कर सकें। कम से कम आपको रिग्रेट ना हो। परफॉर्मेंस तो होना ना होना अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपको रिग्रेट ना रह जाए कि शायद मैंने उस दौरान मेहनत नहीं की हुई थी, उस दौरान मैं रेडी नहीं था, कि मुझे एकदम कॉल आई और मैं जो है वो रेडी नहीं था। आई थिंक कि हर प्लेयर को इतना अंदाज़ ज़रूर होता है कि वो परफॉर्म कर रहा है, किसी भी वक्त उसको मौका मिल सकता है, तो आई थिंक उसको हाथ नहीं खींचना चाहिए अपनी मेहनत से। तो आई थिंक इंशाल्लाह जब भी किसी भी लड़के को मौका मिले तो आई थिंक उसको प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन, फिटनेस, दीगर मसाइल, एक अरसे तक मिसबाहुल हक ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। मिसबाह ने आपको कोई बैठ के अलहदा से नशिस्त हुई है कि भाई किस तरह से चलाया जा सकता है? नहीं, वो मैंने जब कप्तान बना था ना तो मैंने मिठाई तकसीम की, तो एनसीए में भी मिठाई तकसीम की, तो
उन्होंने कहा था मिठाइयाँ ना किसी के सदके दे बकरे दे जाके तो आई थिंक वो उसमें काफ़ी चीज़ें छुपी थी। आई थिंक वो थोड़े कहे को ज़्यादा जानो। जी बिल्कुल। तो आई थिंक उन्होंने सम अप कर दिया कि ये कोई आसान काम नहीं है। तो आई नो कि पाकिस्तान की लीड करना कोई इतना ईजी नहीं है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जो है ना अपना बेस्ट जो है वो अपनी कंट्री को दे सकें इंशाल्लाह। अच्छा सर, इजाफी बोझ वाकई होता है कप्तान के ऊपर? आपको गुस्सा आना तो नहीं शुरू हुआ जब से आप कप्तान बने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं गुस्सा आना शुरू हुआ। अच्छा। तो नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर ये तो आप नहीं कह सकते कि जी एडिड प्रेशर नहीं होता, ज़रूर होता है, लेकिन उसको हैंडल करने के डिफरेंट तरीके मैंने तो अपने सीनियर्स से ही सीखा है कि जितना अपने आप को सिंपल अंडर प्रेशर सिंपल चीज़ें को बेहतर करने की कोशिश करें तो आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रादर देन आप ओवर ट्राई करें चीज़ों को या किसी चीज़ को ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करें। तो आई थिंक सिंपल चीज़ों को अच्छा करें आप जब भी अंडर प्रेशर हों, तो आई थिंक चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। अगर आप अल्लाह करे आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए रन्स भी करते रहें, 2-3 साल अगर आप कप्तान रहते हैं तो कहाँ पे देख रहे हैं अपने आप को, अगर आप रहते हैं 2-3 साल तक? मैं कोशिश यही होती है कि मैं प्रेजेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी इन हैंड हो उसको कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से करूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान टीम इतनी डेवलप हो जाए कि फिर उसमें से कोई भी प्लेयर आए, अज़हर अली आए या अज़हर अली टीम में हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान टीम को फ़र्क ना पड़े। ये मेरा फोकस है कि 2 से 3 साल या 4 साल लग जाए इसमें वर्ल्ड कप 2019 तक, कि कोई भी इंडिविजुअल टीम में हो या ना हो उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर, आप तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इज़हार किया। हमारी दुआ है कि आप एक खिलाड़ी की हैसियत से और एक कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियाँ हासिल करें। और जो सबसे अहम बात जो सबसे आखिर में आपने की है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, टीम एक ऐसी बन जाए कि इसमें से कोई भी इनफरादी तौर पर अगर खिलाड़ी निकलता है, रिटायर होता है या उसका क्रिकेट से ख़त्म होती है तो उसकी जगह लेने वाला जब आए तो उसकी कमी महसूस ना हो। बस आपने गुफ्तगू सुनी कौमी क्रिकेट टीम के वनडे फॉर्मेट के नए कप्तान की। इनके करियर का एक नया आगाज़ हुआ है, एक नए मोड से इन्होंने एक नई इनिंग्स शुरू की है। यही दुआ है कि ये और इनके साथी खिलाड़ी मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियां हासिल करें। बैरून मुल्क जब भी ये जाएं एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, एक अच्छे सफ़ीर की हैसियत से भी इनकी पहचान हो और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करते रहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।